यहाँ से पढ़ना है, फटिक सिलानी सो सुधारू सुधा मंदिर। ठीक है, फटिक सिलानी मतलब होता है पारदर्शी पत्थर। ठीक है, पारदर्शी पत्थर होता है ये। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि स्फटिक, फटिक तो क्या है, तद्भव शब्द हो गया, इसका तत्सम शब्द है स्फटिक। ठीक है, स्फटिक शिलाओं से मतलब स्फटिक पत्थरों से सवार कर, सुधारे मतलब क्या है, सवार कर। सुधा मतलब होता है अमृत भी होता है और चांदनी भी होता है, दोनों इसके मतलब होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि स्फटिक शिलाओं से सवार कर, ठीक है, आकाश में अमृत रूपी मंदिर को बनाया गया है। क्या इसका लाइन पहले का कि स्फटिक शिलाओं को सवार कर आकाश में अमृत रूपी मंदिर बनाया गया है। ठीक है, दूसरी लाइन है उधदी धदी कोसो अधिकाई उमगे अमन। इसका मतलब है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है, यानी कि इस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है जिसमें कि उसमें दही का, दधी मतलब दही, उधदी मतलब सागर। ठीक है, दही का समुद्र या दही का सागर उमंग से उमड़ता चला आ रहा है। ठीक है, वापस देखो कि इस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें दही का सागर उमंग से उमड़ता चला आ रहा है। आगे कह रहा है बाहर से भीतर लो, लो मतलब तक, कि बाहर से भीतर तक। भीति मतलब क्या है, दीवार। ठीक है, बाहर से भीतर तक इसमें कोई दीवार जो है दिखाई नहीं दे रही है। बाहर से भीतर तक इसमें कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। क्यों दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि ये पारदर्शी पत्थरों से बना है। पारदर्शी मतलब जानते हो ना, उसमें जिसे साफ साफ देखा जा सके। ठीक है, जैसे ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है, उसमें क्या है, बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे ये पत्थर क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, इनमें बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये मंदिर कैसा है, इसमें बाहर से भीतर तक, अंदर तक एक भी दीवार नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पारदर्शी पत्थरों से बना हुआ है। आगे कह रहा है कि दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरसबंद। फरसबंद मतलब फर्श जो होता है। तो हम पहले यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस मंदिर के आंगन में, ठीक है, इस मंदिर के आंगन में क्या हो रहा है, इस मंदिर के आंगन में पारदर्शी पत्थर जड़े हुए हैं। ठीक है, फरसबंद आंगन मतलब इस मंदिर के आंगन में पारदर्शी पत्थर जड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें चांदनी जो है, चंद्रमा की जो चांदनी है वो दूध के झाग के समान, फेन मतलब क्या है, झाग, चांदनी जो है वो दूध के झाग के समान फैली हुई है। ठीक है, कल्पना करो मंदिर बना हुआ है, उसमें पारदर्शी पत्थर जड़े हुए हैं, उसमें चंद्रमा की चांदनी आकर गिर रही है और ऐसा लग रहा है जैसे दूध के झाग यहाँ पर फैल रहे हो। ठीक है, आगे कभी कह रहा है तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल हो। तरुणी मतलब क्या होता है, युवती। ठीक है, ठाड़ी मतलब क्या होता है, खड़ी रहना, खड़े होना। और झिलमिल मतलब जगमगाना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उस चांदनी के बीच स्थित, उस चांदनी के बीच स्थित, तारा मतलब तारिकाएं जो है, जो तारे हैं उसको हम कहेंगे तारिकाएं। ठीक है, तारिकाएं, उस चांदनी के बीच स्थित तारिकाएं ऐसी लग रही है जैसे मोतियों के आभूषणों से सजी धजी युवतियां,
झिलमिल होत मतलब जगमगा रही हो। ठीक है, वापस देखो, उस चांदनी के बीच स्थित तारिकाएं ऐसी लग रही है जैसे मोतियों के आभूषणों से सजी धजी युवतियां। झिलमिल होत मतलब जगमगा रही हो। आगे कवि कह रहा है कि मोतिन की ज्योति, और ये मोती ऐसे दमक रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं जैसे मल्लिका को मकरंद, जैसे सफेद मल्लिका के पुष्प की सुगंध चारों ओर फैल रही हो। ठीक है, क्या कहेंगे, मोतिन की ज्योति, ये मोती ऐसे दमक रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं जैसे सफेद मल्लिका के पुष्प की सुगंध चारों तरफ फैल रही हो। आगे के भी कह रहा है कि आरसी से अंबर में, आरसी मतलब क्या है, दर्पण। ठीक है, आरसी से अंबर में, आभा यहाँ पर है चमक, उजारी मतलब यहाँ पर है चांदनी। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि उस जो विशाल आकाश है, जो विशाल आकाश है, आरसी मतलब दर्पण जैसा स्वच्छ है, दर्पण जैसा स्वच्छ और निर्मल है। जो ये विशाल आकाश है वो दर्पण जैसा स्वच्छ और निर्मल है, जिसमें आभा से उजारे लागे मतलब जिसमें चंद्रमा की चांदनी चमक रही है। ठीक है, दर्पण कैसा है, स्वच्छ है, निर्मल है। और दर्पण की उपमा यहाँ पर किससे दी गई है, आकाश से। आकाश को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल बताया गया है, और उस आकाश में क्या हो रहा है, चंद्रमा की चांदनी चमक रही है। आगे कवि ने क्या कल्पना की है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंबित सो लगत चंद। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है, किसको देखकर ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ दर्पण जैसे आकाश में क्या है, चंद्रमा की चांदनी चमक रही है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धरती से प्यारी राधिका आकाश की सुंदरता को, ठीक है, प्रतिबिंब सो लगत चंद, मतलब जो ये प्यारी राधिका है, यहाँ पर हम कहेंगे कि चंद्रमा के समान सुंदर। ठीक है, जिसका मतलब मुख क्या है प्यारी राधिका का, चंद्रमा के समान सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो धरती से आकाश की सुंदरता को निहार रही हो और ये चंद्रमा उसके सुंदर मुख की परछाई हो। ठीक है, प्रतिबिंब सो लगत चंद मतलब कि चंद्रमा जो है वो राधा के सुंदर मुख की परछाई हो। आई बात सबके समझ में, प्रतिबिंब मतलब यहाँ पर परछाई है। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक बार वापस इस पद में क्या बताया गया है वो वापस देख लो। ठीक है, ऐसे बता रही हूँ बिना लाइनों के कि यहाँ पर कवि कह रहा है स्फटिक शिलाओं को संवार कर आकाश में एक अमृत रूपी मंदिर बनाया गया है। उस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसमें दही का सागर उमंग से उमड़ता चला आ रहा है। फिर और इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कोई दीवार नहीं है क्योंकि ये पारदर्शी पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो फर्श है, इसका जो आंगन है, ठीक है, वो पारदर्शी पत्थरों से जड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें मतलब जो चंद्रमा की चांदनी है वो दूध के झाग के समान फैली हुई है। आगे कवि कह रहा है कि उस चांदनी में स्थित तारिकाएं ऐसी लग रही है मानो कोई मोतियों से सजी धजी, मोतियों के आभूषणों से सजी धजी युवतियां जगमगा रही हो, यानी कि आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। तो कवि ने क्या कल्पना कर दी, जैसे मोतियों से सजी धजी युवतियां जगमगा रही हो। ठीक है, फिर आगे कवि कह रहा है कि और ये मोती ऐसे ऐसे चमक रहे हैं जैसे सफेद मल्लिका के पुष्प की सुगंध जो है वो चारों तरफ फैली हुई हो। ठीक है, और दर्पण कैसा है, विशाल है, स्वच्छ है, निर्मल है,
उसमें चंद्रमा की चांदनी चमक रही है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धरती से राधिका जो है, ठीक है, प्यारी राधिका आकाश की सुंदरता को निहार रही है, और जो चंद्रमा है वो उसकी परछाई के समान लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सबके समझ में आ गया? नेहा समझ में आ गया? यस मैम। उमेश? यस मैम। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अच्छा ये बताओ, आकाश रूपी समुद्र में सागर को किसके समान बताया गया है? दर्पण। सागर को आकाश रूपी मंदिर जो है, अमृत रूपी जो मंदिर आकाश में बनाया गया है, उसमें सागर किसके समान आ रहा है? सागर को यहाँ पर किसके समान बताया गया है? है? किसके समान? दही के समान, उदुदी दधी, दही का सागर। बताया ना कि दही का सागर से उमंग से उमड़ता चला आ रहा है। इस आकाश रूपी मंदिर में क्या दिखाई नहीं देता? बताओ क्या दिखाई नहीं देता? दीवार। दीवार क्या दिखाई नहीं देती? दीवार क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि पारदर्शी पत्थरों से बनी हुई है। क्योंकि जो मंदिर है वो क्या है? पारदर्शी पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, फिर चंद्रमा की चांदनी उस मंदिर में कैसी लग रही है? उस मंदिर पर किसके समान फैली हुई है? दूध के झाग की तरह। दूध के झागों के समान। हाँ, दूध को सो फेन फैले आंगन पर फर्श बंद। चंद्रमा की चांदनी उस फर्श पर, जो इस पारदर्शी पत्थरों से बना हुआ फर्श है, उस पर दूध के झाग के समान फैली हुई है। और जो तारिकाएं हैं, जो आकाश में स्थित तारिकाएं हैं, उस चांदनी में जो तारिकाएं दिखाई गई हैं, वो किसके समान लग रही है? मल्लिका के फूलों की सुगंध की तरह। नहीं पलक नहीं। तारा सी तरनी तामे ठाड़ी झिलमिल होत। युवती मोतियों के आभूषणों से सजी धजी युवतियों के समान। उस चांदनी में स्थित तारिकाएं मोतियों के आभूषणों से सजी धजी युवतियों के समान दिखाई दे रही है। युवतियों के समान दिखाई दे रही है। और उन युवतियों के मोतियों के आभूषण कैसे चमक रहे हैं? जो पलक ने भी बताया कि सफेद मल्लिका के पुष्प की सुगंध के समान। ठीक है, उनके आभूषणों को देखकर ऐसा लग रहा है, उनके मोती, वो जो आभूषण के मोतियों के गहने जो युवतियों ने पहने हुए हैं, ठीक है, तो वो मोती ऐसे चमक रहे हैं जैसे सफेद मल्लिका के पुष्प की सुगंध चारों ओर फैली हुई हो। ठीक है, इस आकाश रूपी मंदिर को कौन निहार रहा है? धरती से कौन देख रहा है आकाश रूपी मंदिर को? राधिका। राधिका। ठीक है, और उस राधिका का मुख, राधिका व चंद्रमा जो है वो किसके समान लग रहा है? राधिका के प्रतिबिंब के समान। हाँ, राधिका के मुख की परछाई के समान। ठीक है, मतलब राधा इतने सुंदर है कि जो चंद्रमा है वो उनके मुख की परछाई लग रहा है। ठीक है, मुख के समान सुंदर नहीं है, मतलब वो जैसे राधिका वो चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है, चंद्रमा उनके मुख की परछाई लग रहा है। ठीक है, मतलब चंद्रमा को यहाँ पर राधा से कम बताया गया है। ठीक है, तो कोई, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तक इस वाले में, पूरे में? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब मैं तुम्हें वो बता रही हूँ, मुझसे पूछा था कवित्त और सवैया छंद। तुम्हारे कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी बता रही हूँ, तुम्हारे समझ में आए या ना आए सुन लो। ठीक है, उसमें क्या है कि कवित्त जो है वो
इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण मतलब 4 पंक्तियां। ठीक है, हम एक कोई भी जैसे अपना इसमें जो हमारा पहला पद दिया गया है, ठीक है, उसमें वो कौन सा है, सवैया है, सवैया ही है ना। यस मैम। ठीक है, इसमें 4 लाइनें हैं, एक लाइन को हम क्या बोलेंगे, चरण। ठीक है, तो कवित्व में भी क्या होता है, 4 चरण होते हैं। ठीक है, और इसमें 31 वर्ण होते हैं, एक लाइन में 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये तो होता आपका कवित्व। हाँ, 31 होंगे ना, कम ना ज्यादा। कम भी हो सकते हैं लेकिन लगभग 31 होते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होते, कम हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होते। और दूसरा अपना है सवैया। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसकी क्या विशेषता है कि 4 चरण समतुकांत होते हैं। समतुकांत, समतुकांत क्या होते हैं बताती, रुक जाओ अभी। ये समतुकांत होते हैं। जैसे तुम्हारा पहला पद है सवैया, उसमें हमें मिल रहा है कि मधुराई, जुन्हाई, आई। ठीक है, देखो लास्ट के चारों जो वर्ड है उसमें आई आई की साउंड आ रही है। पहला लास्ट वाला वर्ड क्या है बताओ मुझे, मधुराई, मधुराई, सुहाई, दूसरी, जुन्हाई और सहाई। ठीक है ना, मधुराई, सहाई, सॉरी जुन्हाई, और कौन सा बताया, सुहाई, जुन्हाई और सहाई। हाँ ठीक है, मधुराई, सुहाई, जुन्हाई और सहाई, चारों को पढ़ोगे लास्ट में आई आई की आवाज आ रही है। यस मैम। आ रही है ना, तो ये समतुकांत है, एक जैसे तुक। जैसे मैंने लिखा, मान लो समतुकांत हो गया आज। ठीक है, क्या हो गया इसका समतुकांत, काज, एक तुक वाले शब्द। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला गति, यति, जिसकी लास्ट साउंड में एक, लास्ट जो वर्ड है उसमें समान साउंड आए, एक जैसी आवाज आए, उसको हम बोलते हैं समतुकांत। आगे समझ में हेमलता। यस मैम। ठीक है, इसमें वर्ण होते हैं 22 23, 22 23, अधिक से अधिक 26 होते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक 26 होते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर इनमें क्या होता है, छंदों में हम गण के हिसाब से गणना करते हैं कि इसमें कितने गण हैं। ठीक है, तो एक इसके लिए दिया गया है, एक इसके लिए वो आता है जिससे हम समझ जाते हैं, य मा ता रा ज भा न स ल और गा। ठीक है, 3 वर्णों को मिलाकर एक गण होता है। तो हम पहचान करते हैं, जैसे यगण, मगण, रगण, तगण, भगण, ये सारे गण होते हैं। यगण, ठीक है, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये सारे हमारे छंदों में गणों की गिनती होती है। कैसे गिनते हैं हम, यगण में कौन कौन सी मात्राएं आती है तो हम इसके माध्यम से गिनते हैं। ये हमारा लघु स्वर है तो हम ऐसे डंडा खींचेंगे। ये मा आ दीर्घ स्वर है तो हम ऐसे डंडा खींचेंगे। ये हो गया आपका, सॉरी एक मिनट, ये आपका दीर्घ स्वर है तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो यगण में आपकी मात्राएं आ गई ऐसे, ये आपका यगण हो गया। ठीक है, अब मगण हम यहां से गिनेंगे, मैं से, मा तारा, तीनों में दीर्घ है, ये तीनों में दीर्घ हो गया। ठीक है, फिर आ गया तगड़,
ताराजय, ठीक है। तो दीर्घ दीर्घ लघु तगन हो गया आपका, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका रगण, राजभा यहां तक, ठीक है। तो दीर्घ लघु और फिर दीर्घ, समझ में आ रहा ना सबको? मैम पहले वाले ये थोड़ा थोड़ा है थोड़ा थोड़ा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि सिर्फ तुमने मुझे पूछ लिया बस इसलिए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा कुछ बस नहीं, आपको ये याद, छंदों के लिए आपको गण कितने होते हैं, उसमें कौन कौन सी मात्राएं आती है, उसको लिए आपको ये याद करना पड़ता है। यह माता राजभान सलगा, ठीक है। ये जो लघु, ये जो लास्ट में ल और ये है ना, ये तो लघु स्वर है और ये गुरु स्वर है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं लास्ट में, ठीक है ना। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि भाई देखो मात्रा, बड़ी मात्रा जहां पर आएगी वहां पर हमेशा इसको स्वर को, ये बड़ा स्वर होता है, इसकी पहचान ये होती है, ठीक है। छोटी मात्रा है या कोई मात्रा नहीं है तो उसकी पहचान ये होती है। इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। इसको हम कहते हैं लघु स्वर। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये तो आपका रगड़ हो गया, फिर जगड़ से आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, जय भा नय, ठीक है। लघु गुरु और लघु, ये आपका लघु गुरु और लघु। फिर आप भगड़ से फिर भय से स्टार्ट कर दो, भा नय स, ठीक है। ये आपका हो गया भा दीर्घ है, ठीक है, लघु और फिर लघु। नगण से फिर आप स्टार्ट कर दो, नगण में तीनों लघु लघु आते हैं, ठीक है। सगण से आप फिर स्टार्ट कर दो, लघु लघु और दीर्घ। ये तुम्हारे गणों का मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। आ गया ना? यस मैम। ठीक है। जब तुम्हारे भी जब कोर्स में आएंगे तो फिर हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसको समझने का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो तुम्हें जानकारी तो हुई, तुम्हारी नॉलेज तो थोड़ी बहुत बड़ी है ना, बड़ी कि नहीं बड़ी? यस मैम। बड़ी है ना। तो ये पता चल गया कि छंदों में गण होते हैं, मात्राएं ऐसे लगती है, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल है, यह माता राजभान सलगा, जब हमने पढ़ा था तो हमने इसी से याद किए थे, ठीक है। मेरे पास पहले संस्कृति थी, मैं संस्कृत मतलब मेरे बीए में मैं संस्कृत हिंदी थी मेरे पास मेन। संस्कृत को पढ़े बहुत टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ पर आई तब तक मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे हाँ पता है कि छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, वो नॉलेज में है भी, ठीक है। इसलिए तुम्हें बता दिया। ओके, बाय सबको। जितना पढ़ाया उतना सारे बच्चे पढ़ लेना, ठीक है। गुड आफ्टरनून। और कल से अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय। ओके बेटा, बाय बाय।